जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। दिस इज कपिल भैया। आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन रोर एनडीए। आज का जो सेशन है दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और इस पर्टिकुलर सेशन में जिस तरीके से अभी तक हम कंसेप्ट ना ही सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते आए हैं मगर कंसेप्ट के साथ एक बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस भी करते आए हैं, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए के और साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और भी हाई लेवल के कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज यहीं पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, यूजुअली जो एनडीए का पेपर होता है, इस एनडीए के पेपर में जो पहला वाला पेपर होता है दैट इज एनडीए 1। यहां पर आप एक चीज पाओगे कि ये जो एनडीए 1 होता है 2 के कंपैरिजन में ये ज्यादा कंसेप्चुअल होता है। मतलब ज्योग्राफी में ये ज्यादा कंसेप्चुअल होता है। इसमें कंसेप्चुअल ज्योग्राफी पूछी जाती है। कैसे पता चलेगा सर? ये आप क्लियरली ऐसे पता लगा सकते हो कि जितने भी एनडीए 1 के पेपर हैं, यहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे होंगे। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये एनडीए 1 में ज्यादा पूछे हुए हैं और कंपैरेटिवली कंसेप्चुअल क्लैरिटी एनडीए 1 के लिए ज्यादा चाहिए। तो ये जितने भी सेशन है, यदि मैं आपको बताऊं, यहां पर हम लोग जैसे प्रेशर बेल्ट करेंगे तो सिर्फ नॉट ओनली प्रेशर बेल्ट, ये प्रेशर बेल्ट करने के बाद इसकी बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस भी करेंगे। यहां पर एनडी के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, जो एनडी के प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। मगर इसके बाद कुछ इसी प्रकार से हम लोग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईएएस प्रीलिम्स के जो हाई लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ताकि बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका कंसेप्ट भी काफी मजबूत हो जाए, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, जिसमें नॉट ओनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मगर अलॉन्ग विद दैट असर्शन और रीजन भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैचअप्स भी आपको देखने को मिलेंगे और नॉर्मल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सारे टॉपिक जैसे विंड्स है, अब यूजुअली आप देखोगे विंड्स स्टूडेंट्स को एकदम इतना हेक्टिक टॉपिक लगता है, मगर इसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं काफी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो। ठीक है, और चाहे आप आर्ट से हो, कोई भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, आई डोंट केयर, सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और बढ़िया लेवल से जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, विंड्स के टाइप पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, इनके नाम आपने सुने होंगे और हो सकता है आप घबरा गए होंगे। आईटीसीजेड क्या होता है, सारी चीजें कैसे बना, हाउ, वेयर, सीधे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है। इंडिया का मानसून कैसे आता है, ड्यूरनल विंड, लोकल विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है। उसके बाद ये ओवरऑल पोलर फ्रंट थ्योरी हम लोग देखेंगे, दोनों का टाइप देखेंगे। आखिरी में जाने के बाद थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो से हम लोग पूरे ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद सेशन को एंड करेंगे। तो यहां से एक चीज की एश्योरेंस मैंने आपको दे दी है कि अब जो यहाँ पर जो भी सीन होने वाला है, ठीक है, जो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन है टू किल क्लाइमेटोलॉजी, बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आपके लिए कितना बढ़िया फ्रूटफुल साबित होने वाला है, यहां से आपको ट्रेलर मिल गया है। ठीक है, सो लास्टली आई वुड से आई रियली वेलकम यू ऑल। आई रियली एम्बेलिश योर प्रेजेंस फॉर दिस पर्टिकुलर अमेजिंग सेशन, इनक्रेडिबल सेशन दैट आई एम गोइंग टू टेक। दिस इज योर कपिल भैया। आई वेलकम यू ऑल ऑन रोड एनडीए। ठीक है, तो देखो यहां पर अपन प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, मगर इसके पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। देखो, जो नॉर्मली जो एक मतलब इक्वेशन है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या कहती है, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। ये यूजुअली आपने साइंस स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी और कहीं से आपने XYZ प्लेटफॉर्म से जाना होगा कि ये यूजुअली क्या होता है, एक आइडियल गैस इक्वेशन। मगर यहां पर मेरी बात आप ध्यान से सुनना, यहां पर जो प्रेशर है और ये टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर ये चीज यदि आप ज्योग्राफी में देखोगे ना, यहां पर ज्योग्राफी में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो यहां पर क्या अप्लाई होता है, यहां पर अप्लाई होता है ये इस पर्टिकुलर केस में जो टेम्परेचर है और प्रेशर है, इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन, दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। यदि टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये दोनों ही चीजें, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, दे डू हैव। कैसे भैया? आप हमको डायरेक्टली एक बार बढ़िया तरीके से समझा दो। देखो, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, चलो ठीक है, 15 मिनट ज्यादा सेशन में ले लेंगे, मगर एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, एकदम शांति, मतलब एक बढ़िया पेस के साथ, मेंटेन के साथ करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि धीरे 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 धीरे, और ऐसा भी नहीं होगा एकदम बुलेट ट्रेन की तरह। एक बढ़िया सा पेस मेंटेन करेंगे, एकदम इन डेप्थ क्लैरिटी पर जाएंगे, बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और आप एकदम खुश होकर सेशन लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, यहां पर देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, हाँ जी भैया, एक एरिया है, उसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो पार्टिकल्स हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और उस जगह कम पार्टिकल्स बचेंगे, तो वहां पर लो प्रेशर बना। भैया समझे नहीं? देखो, कॉमन सेंस लगाओ। आपने क्या रखा है, एक पतीला है, ठीक है, या अच्छे से बना दो भाई। ठीक है, ये एक कोई भी है, ठीक है, आपने ये बर्नर के ऊपर रखा है, गैस के ऊपर रखा है और आप क्या बना रहे हो, बॉइल वाटर। बस यही तो हमारे को बनाते आता है।
ठीक है, इसके अंदर पानी भरा पड़ा हुआ है और आप पानी कर रहे हो। अब जैसे ही आपने इसको हीट दी, ठीक है, जैसे ही आपने यहां पर हीट दी तो यहां पर आप एक चीज पाओगे कि यहां पर जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ये ऊपर मूव करने लगे। अब जब भी हीट देते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स कहाँ ऊपर जाने लगते हैं, और जब ऊपर जाएंगे तो नीचे कैसे कम पार्टिकल्स बचेंगे और ऊपर काफी सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो नीचे वाला रीजन है, यहां पर आपने क्या करा था, यहां पर कुछ नहीं, आपने बढ़ाया था टेम्परेचर, जिसकी वजह से अब कम हो गया प्रेशर, क्योंकि पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए। अब उल्टा यदि आप देखोगे, यदि आपने कोई एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कम कर दिया तो याद रखना जो ठंडे वाले पार्टिकल्स है ना, ये हमेशा सिंक करेंगे, ये धस जाते हैं, पता, डेंस करते हैं, ये डिसेंड करते हैं, तो ज्यादा पार्टिकल्स उस एरिया में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हाई प्रेशर यहां पर डेवलप हो जाएगा। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी बढ़िया तरीके से मिल गई होगी। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पर हाई प्रेशर है, और यहां पर कम पार्टिकल्स है, इसका मतलब क्या है, यहां पर लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर कैसे बना, देखो हाई प्रेशर ऐसे बना, देखो हाई प्रेशर और लो प्रेशर, दोबारा बता रहा हूं, कहीं पर भी ज्यादा टेम्परेचर पड़ा। अब ज्यादा टेम्परेचर ऐसे अपन लेते हैं, यहां पर ये पार्टिकल्स है, यहां पर आपने टेम्परेचर दिया, यहां पर हीट दी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये कहां जाने लगेंगे, ऊपर जाने लगेंगे, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्टिकल्स यहां पर क्या हो जाएंगे, कम हो गए। अब पूरे पार्टिकल्स कहां चले गए, ये पार्टिकल्स ऊपर चले गए। तो ऊपर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया, बस, ठीक है। अब एक जगह हाई प्रेशर है और एक जगह लो प्रेशर है, तो एयर का जो मूवमेंट होता है ना, उसको विंड कहा जाता है, और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। मतलब हाई प्रेशर एक जगह होगा और दूसरी जगह लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं चलेंगी, ठीक है, क्या चलेंगी, हवाएं। क्लियर है सभी को, बिल्कुल भैया क्लियर है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हमको समझ में आ गई है, एकदम बेसिक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो अपन पढ़ते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, तो कोरियोलिस फोर्स एक ऐसी चीज है जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से आती है। मतलब अर्थ का रोटेशन एक फोर्स जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स है क्या, देखो कोरियोलिस फोर्स एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, जिसकी वजह से चीजें डिफ्लेक्ट होती हैं, और मेजरली क्या डिफ्लेक्ट होती हैं, विंड्स। यहां पर क्या होते हैं, विंड्स डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। विंड्स कैसे डिफ्लेक्ट होती है मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये रोटेशन की वजह से है। इसका मतलब ये है कि कोरियोलिस फोर्स है ना, सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पोल्स पर, और सबसे कम मतलब इक्वेटर पर तो एकदम एब्सेंट है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं जो हाई लैटिट्यूड्स हैं, हाई लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, यदि मैं ये जो लैटिट्यूड्स हैं, एक तो हाई हो सकती हैं और या तो लो हो सकती हैं, या तो हाई होंगी या तो लो होंगी। हाई लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है, पोल्स, तो पोल्स, और लो लैटिट्यूड का मतलब क्या है, इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर से जब आप पोल पर जाओगे, है ना, तो वहां पर क्या होगा, इक्वेटर से पोल पर जाओगे तो जो कोरियोलिस फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर कम था, पोल पर जाओगे तो मैक्सिमम होगा। अब कैसे डिफ्लेक्ट करती है ये भी जानना जरूरी है। कोई भी चीज, अब जैसे ओवरऑल ये अर्थ है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से, ये जैसे हमारी अर्थ है प्यारी, ठीक है। अब यहां पर बीच में है इक्वेटर। अब मेरे को कोई चीज नदर्न हेमिस्फीयर है, मेरे को कोई चीज ऊपर फेंकनी है, जाना तो उसको कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, मगर ये नदर्न हेमिस्फीयर में ना, ये कोई भी चीज कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। और यदि नदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा, नदर्न हेमिस्फीयर में मेरे को कोई चीज ऊपर फेंकनी है ना, तो यहां पर कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ में आया। मगर एक और बात मेरी ध्यान से सुनना, अब जैसे ये है, मेरे को ऊपर से नीचे आना है, और मैं कहां पर, सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा हूं। ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। तो यदि अपन नीचे वाले की बात करेंगे, तो नीचे वाले का, वो तो कॉमन सी बात है, सदर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट होंगी, और नदर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें राइट डायरेक्शन में रोटेट होंगी। तो सदर्न में तो लेफ्ट होंगी, मगर क्योंकि ये जो एरो है ये उल्टा है, तो अब इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये, समझ में आया, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। कॉमन सेंस है। कोई चीज अब देखो ऊपर से नीचे आ रही है, यहां पर ये आ रही है, इसको कैसा आना चाहिए, इसको आना चाहिए राइट, मगर इसका राइट क्या है, ये, क्योंकि इन्वर्टेड है ना, उसके हिसाब से राइट वो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मतलब ऐसा है कि एकदम बेसिक से आपको बताते चलो तो एक बढ़िया कंप्लीट सेशन हो जाएगा, है ना। और यदि आप मेरे से पूछोगे, यदि कोई बोलेगा ना कपिल भैया आप एक काम कीजिए, हमें बता दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते, जहां से 7 से 8 सवाल देखने को मिलते हैं। मैं पता ब्लाइंडली बोलूंगा क्लाइमेटोलॉजी का मेरा पहला सेशन लगा ले और दूसरा लगा ले, ठीक है, तेरे 5 से 6 सवाल सीधे आ जाएंगे, वही चीज है। तो अब हम यहां पर बढ़ने वाले हैं प्रेशर बेल्ट की ओर, ठीक है।
एकदम जिस तरीके से यहाँ पर ये जो रिस्पेक्टेड सोल्जर ने एक गन पकड़ रखी है राइफल, इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो प्रेशर बेल्ट है इनको किल करने वाले हैं। तो बेसिकली जेंटलमैन मेरी बात सुनना, जो प्रेशर बेल्ट है ये कितने प्रकार के हैं और किस डिग्री पर बनते हैं। यहां पर जो डिग्री मौजूद है ना, ये कितना है, ये है 5 डिग्री नॉर्थ, और जो नीचे है ये कितना है 5 डिग्री साउथ। यहां पर आप लगभग देखोगे ये कितना है 30 डिग्री नॉर्थ, यहां पर 60 डिग्री नॉर्थ, मतलब 7 से 65। मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि कहां से कहां तक है, मैं सिर्फ यहां पर ये लिख रहा हूं कि क्या कहां है। एक मिनट सुना, ठीक है सारे लोग, वेट फॉर वाइल। चलो बढ़िया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर 60 डिग्री है, मतलब 60 से 65, और यहां पर 90 डिग्री है। तो अब मेरी बात सुनना, एक जो प्रेशर बेल्ट है, देखो प्रेशर बेल्ट कैसे बनेंगे, एक तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर यहां तक बना, कैसे, ये देखो समझो मेरी बात, एक प्रेशर बेल्ट ये बना, एक प्रेशर बेल्ट ये है, एक प्रेशर बेल्ट ये है, और एक प्रेशर बेल्ट ये है, ठीक है। अब ये बने कैसे मैं बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक ये सेम साउथ में कंडीशन चलेगी, एक प्रेशर बेल्ट यहां, एक प्रेशर बेल्ट यहां, एक प्रेशर बेल्ट यहां बने कैसे, डोंट वरी, अब चलेंगे, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कितना बढ़िया टॉपिक है और इसको कितने बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सेम ये 30 डिग्री साउथ है ना, और ये कितना है 60 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़े। अब क्या मेरे को डिजिट लिखना जरूरी है दोबारा, बिल्कुल मत लिखो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने लिख रखा है कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ, यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ। अब मेरी बात सुनिए जनाब सारे, ठीक, ये पूरी की पूरी जो आपको दिख रही है ना, ये ब्लैक कलर की ऐसे, ये है अर्थ, ठीक है, ये पूरी अर्थ है। अब अर्थ के बाहर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये अर्थ का है एटमॉस्फेयर, ये दिख रहा है ना, ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये ओवरऑल ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर ने कवर अप करके रखा है ना, वही चीज है, ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब एक पहली लेयर मान के चलो, ये ट्रोपोस्फियर की लेयर है, बात खत्म। अब आगे बढ़े, बिल्कुल सर। यहां पर है सन, ठीक है, ये है सन। अब पड़ रही है क्या, सन की रेस, और सन की रेस सबसे ज्यादा कहां पर पड़ती हैं, सन की रेस सबसे ज्यादा पड़ती हैं इक्वेटर पर, ठीक है, बिल्कुल सर। यहां पर इक्वेटर है और सन की रेस यहां पर पड़ी इक्वेटर के ऊपर। अब जब सन की रेस, ध्यान से सुनना, जब सन की रेस इक्वेटर पर पड़ी, लिसन टू मी केयरफुली, जब सन की रेस इक्वेटर पर पड़ी तो यहां पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, यहां पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, इनके बीच में क्या हुआ, इन पार्टिकल्स के बीच में इनका बड़ा टेम्परेचर, जब इनका बड़ा टेम्परेचर, तो जो पार्टिकल्स हीटेड पार्टिकल्स हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ये सिंक तो करेंगे नहीं, उठेंगे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर मूव करें, ठीक है, बिल्कुल ऊपर मूव करें, समझ में आ रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर मूव करें। तो सर बिल्कुल इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया, मगर ये मूव करते करते कहां तक जाएंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है ना वो खत्म हो जाएगी, मतलब यहां पर तो ट्रोपोपॉज आ गया, ये तो ट्रोपोपॉज है ना, बस ये यहीं तक मूव कर पाएंगे ट्रोपोपॉज तक, क्योंकि ट्रोपोपॉज तक आपका टेम्परेचर कम हो रहा है ना, फिर कम होते होते एकदम से इतना भी कम नहीं होना है कि फिर वो कहीं मूव ही नहीं कर पाए, गर्म पार्टिकल्स हैं, इनमें हीट एनर्जी ज्यादा है, तो ये ट्रोपोपॉज तक पहुंचे। अब ट्रोपोपॉज के बाद क्या होगा, ट्रोपोपॉज के बाद ये क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे, कैसे, एक इधर और एक इधर। सर इतना समझ में आ गया, मगर क्लैरिटी के साथ लिख दोगे ना तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल लिख देता हूं भाई, ये देखो, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो हीट पड़ी, बिल्कुल सर हीट पड़ी, हीट पड़ने की वजह से क्या हुआ, हीट पड़ने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुए। अब जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुए तो एक लिमिट तक ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि फिर आ गई ट्रोपोपॉज। अब यहां पर क्या हो जाएंगे, ये वाले पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में गए, ठीक है, और ये वाले जो पार्टिकल्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहां पर है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये एक पॉइंट पर आने के बाद क्या हो जाएंगे, नीचे डिसेंड हो जाएंगे, क्योंकि इनको डिसेंड होना पड़ेगा ना भाई, इनके अंदर अब एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हो गया। अब जब ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हुआ तो इन्होंने सोचा चलो फैल जाते हैं, और फैलने के बाद फिर क्या हुआ, फैलने के बाद अब तो एनर्जी बची नहीं, तो आखिरी में डिसेंड ही होंगे। तो यहां पर कहा, फिर ये नीचे आ गए, नीचे। अब नीचे जाने के बाद क्या होगा, नीचे जाने के बाद फैल जाएंगे, ये यहां पर फैल गया, और ये यहां फैल गया, ये वापस यहां आ गए, और ये यहां आ गए, समझ में आया,
समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये पहली कंडीशन सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर नहीं है सर, एक बार और बता दो। बिल्कुल बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? लिसन टू मी केयरफुली। सर इक्वेटर के ऊपर आपने बोला कि हीट पड़ेगी, बिल्कुल हीट पड़ी यहां पर, तो हीट की वजह से पार्टिकल्स हुए गर्म। अब पार्टिकल्स गर्म हुए तो ये ऊपर उठेंगे, तो ये ऊपर उठेंगे यहां पर। सर ये ऊपर यहां क्यों नहीं उठे? अरे भाई अर्थ के लिए ऊपर तो यही है ना, आपका घर यदि यहां पर है तो छत यहां होगी ना कि इधर, क्योंकि अर्थ के सरफेस, अर्थ गोल है भाई, तो पार्टिकल्स कैसे उठे? ऊपर उठे, बिल्कुल सर यहां ऊपर उठे, मगर एक लिमिट तक ऊपर जाएंगे क्योंकि ट्रोपोपॉज आ गया, फिर उसने पार्टिकल्स को ठंडा कर दिया और एनर्जी नहीं बची, वो मूव नहीं कर सकते, तो अब ये इस डायरेक्शन में मूव हो गए इधर यहां पर, और ये जो पार्टिकल्स है ये यहां तक मूव हो गए। अब ये पार्टिकल डिसेंड करेंगे, ये पार्टिकल नीचे डिसेंड होकर आ गए, और ये जो पार्टिकल्स है ये नीचे डिसेंड होकर यहां तक आ गए, ठीक है? अब आखिरी में जाकर ये फैलेंगे, ये उधर जाकर फैल गए, और ये जो है इधर आ गया, और ये इधर चली गई, और ये यहां आ गए पार्टिकल्स, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर है ठंडा, जो 90 डिग्री है ठंडा, और ठंडी जगह में पार्टिकल्स क्या करते हैं? पार्टिकल करते हैं डिसेंट, ठीक है? पार्टिकल क्या करते हैं? डिसेंट। तो यहां पर ये डिसेंट कोई ऐसे ऊपर तो उठेंगे नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पार्टिकल करेंगे डिसेंट। अब पार्टिकल डिसेंट कैसे करेंगे कि ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, पार्टिकल डिसेंट। अब यहां से ये ऊपर उठेंगे, ठीक है? ऊपर उठने के बाद एक यहां और एक यहां, सेम चीज नीचे, पार्टिकल यहां पर आए, डिसेंड हुए, ये यहां, अब दोनों मिलकर ऊपर उठेंगे, एक यहां और एक यहां, पूरे सेल तैयार हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है? लिसन टू मी केयरफुली। यहां के जो पार्टिकल्स हैं, यहां पर जो पार्टिकल्स, ये गर्म पार्टिकल्स थे, ये कहां? ऊपर उठ गए, बिल्कुल सर ऊपर उठ गए। अब ऊपर उठ गए तो यहां तो कुछ बचे ही नहीं ना, ये तो कुछ बचे ही नहीं, तो यहां पर क्या बनाएगा? लो प्रेशर। तो ये कौन सा? इक्वेटर है, तो आप इसको क्या बोल दो? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो, ठीक है? इक्वेटोरियल लो, आपने क्या बोला? इक्वेटोरियल लो। अब यहां पर पार्टिकल्स नीचे आए, यहां पर पार्टिकल्स नीचे आए, तो इसको क्या बोलोगे? सब ट्रॉपिकल। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल। ये है सब ट्रॉपिकल। आए पार्टिकल्स नीचे तो ये होगा सब ट्रॉपिकल हाई। तो नीचे वाला भी कौन सा हो जाए? अब यदि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल हाई है, तो 30 से 35 डिग्री साउथ में भी क्या होगा? सेम। यहां पर भी क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल हाई। ये भी सब ट्रॉपिकल हाई है। समझ में आ रहा है सर? पहली बार प्रेशर बेल्ट समझ में आ रहा है? बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अब यहां पर पार्टिकल्स वापस ऊपर उठे, मतलब यहां तो बचे ही नहीं, तो ये क्या हो गया? सब पोलार लो, सब पोलार लो प्रेशर, आखिरी में लो। सेम चीज यहां नीचे भी हो जाएगी। अब यहां पर डिसेंड करे तो ये क्या हो जाएगा? पोलार हाई, ये हो जाएगा पोलार हाई। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जो सेल बना इसको बोलेंगे हेडले सेल, यहां पर बना इसको बोलेंगे फेरल, और यहां पर बना इसको बोलेंगे पोलार। पोलार का तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो नीचे से ऊपर चालू कर रहे हैं तो पहले आएगा हेडले, फिर आएगा फेरल, और फिर आएगा पोलार। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। नीचे भी सेम, सब पोलर यहां बन जाएगा और पोलर हाई यहां पर बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, इतना ये फाइनल है, ठीक है? इस तरीके से कुछ आपको याद करना है। हेडले सेल, फेरल सेल, और ये पोलर सेल आ गया। ये इक्वेटोरियल, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं, फिर ये पूरा यहां पर सर्कल बना, फिर ये इधर मूव करे, ये पूरा आपको मैंने समझा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चंस देखें। डोलड्रम्स, ट्रेड विंड्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पहले अपन इनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। विंड्स कंप्लीट कर ले, बिल्कुल सर। तो कुछ पहले प्रेशर बेल्ट वाला देख लो। मैं आपको कोई चीज बता देता हूं, देखो यहां पर जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर बनता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है? और जिसको कहा जाता है डोलड्रम्स, ठीक है? डोलड्रम्स जिसको बोलते हैं हम लोग डोलड्रम्स। तो ये जो वाला रीजन है, ठीक है, कौन सा? ये वाला जो रीजन है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको डोलड्रम भी कहा जाता है। मगर ये जो इधर वाला है सब ट्रॉपिकल हाई, और ये वाला, इनको बोलते हैं हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। दे आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स। ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हो, हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ठीक है? ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन करें, बिल्कुल सर। कौन सा? ये वाले क्वेश्चन देखो। 60 से 65 लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर हैव लो प्रेशर इंस्टीड ऑफ हाई प्रेशर। क्या 60 से 65 पर लो प्रेशर होता है? कैसे फाइंड करोगे? ये पूरा बनाया आपने, ये कितना है? ये 5 है। ये कितना है? ये 30 है। ये कितना है? 60 है। और ये 90। ये तो लो था,
ये हाई है, ये लो है, तो 60 पे क्या लो है, बिल्कुल लो है, ये तो पहला वाला सही है। यहां पर है द लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर, ये जो लो प्रेशर एरिया है ये स्टेबल ओवर ओशन रादर देन ऑन लैंड। देखो लो प्रेशर एरिया जो होता है ना ये ज्यादा स्टेबल क्या ओशन के ऊपर रादर देन ऑन लैंड, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। जो लो प्रेशर एरिया है ना, लो प्रेशर एरिया, हिंट दे दे रहा हूं, लो प्रेशर एरिया, ठीक है, लो प्रेशर पिछली क्लास से रिलेट कर लेना, मतलब हाई टेम्परेचर। यहां पर जो टेम्परेचर है ये हाई है, और हाई टेम्परेचर कहां होता है, समझ गए होगे आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप करना, ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशन एट अबाउट 30 to 35 नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है क्या, 30 से 35 वालों को, तो बिल्कुल सर अभी आपने बताया, इनको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये कैसे बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर नहीं, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहां पर हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट, नहीं ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर और क्वेश्चन देखें, वेयर इज डोल्ड्रम बेल्ट लोकेटेड, कहां पर डोल्ड्रम लोकेटेड है, ये पाया जाता है इक्वेटर के पास। अब ये मैचअप करें, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनता है, क्योंकि यहां पर सन की रेज एकदम परपेंडिकुलरली पड़ती है। इन दिस एरिया द रेज ऑफ द सन फॉल मोस्टली परपेंडिकुलर। तो देख लो ए का 3 कहां आ रहा है, ए का 3 तो भाई ये सिंगल ही ऑप्शन मिल गया हमको, इसका आंसर है सी, बाकी की आप मिलाते बैठना, सारी चीजें एकदम सेम हो जाएगी। ये देखो पोलर हाई प्रेशर डी, तो डी का क्या है 2, डी का 2 क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री थ्रू आउट द ईयर, पूरे समय 0 डिग्री टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। अब बात करते हैं विंड्स की। अब देखो जो हवाएं हैं, ये हवाएं कहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, सभी को पता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। ये जो फोर्स है दैट अफेक्ट द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड्स, ये 3 चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती है। पहला प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरा कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब क्या है, देखो कहीं पर है हाई प्रेशर और कहीं पर है लो प्रेशर, कहीं पर हाई प्रेशर है, कहीं पर लो प्रेशर है। विंड मूव करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां पर जो स्लोप बनता है, यहां पर जो ग्रेडियंट बनता है, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो जब आइसोबार, मैंने आपको आइसोबार लास्ट क्लास में बताया था ना, आइसोबार मतलब कि एक ऐसी लाइन जो कि उन एरिया को ज्वाइन कर रही है जिनके पास सेम प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर कितना है 1000 मिलीबार, और यहां पर कितना है 900 मिलीबार, ठीक है, समझ में आया, एक बार 1000 मिलीबार और नीचे 900 मिलीबार। यहां पर जो आइसोबार है दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो इसका मतलब पता है यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये बहुत ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहां पर ज्यादा है। और जब आइसोबार ऐसे दूर होंगे, ये दूर है, तो यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना ये कम देखने को मिलेगा, ये कम है, यहां पर समथिंग अराउंड, ये ज्यादा बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल, ठीक है। तो ये याद रखना ये वाली लाइन, प्रेशर ग्रेडियंट आर परपेंडिकुलर टू आइसोबार, प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा आपको आइसोबार के परपेंडिकुलर मिलेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे इंपैक्ट करता है सर, देखो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे करता है, पहली बात तो ये कैसे करता है ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट, मैं ये बता देता हूं। देखो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ना उतने जल्दी विंड मूव करेगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, यदि हाई प्रेशर 2 केस लेते हैं, केस नंबर 1 हाई प्रेशर यहां पर कितना है 1000 मिलीबार का, और यहां पर भी 1000 मिलीबार का है, मगर यहां पर लो प्रेशर जो है वो 900 मिलीबार का है, मगर यहां पर 600 मिलीबार का है। तो कहां पर जल्दी मूव करेगी पता, यहां पर तेजी से मूव करेगी, यहां पर तो करेगी मगर यहां ज्यादा तेजी से करेगी, क्यों, क्योंकि यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। अब फ्रिक्शन फोर्स का क्या सीन है यार, देखो जैसे कहीं से हवाएं चल रही, ठीक है, बढ़िया हवाएं मूव कर रही है, मगर यहां आ गया बीच में माउंटेन, ठीक है, पहाड़ आ गया, तो ये तो इसको एब्रप्ट कर देगा ना, इसके डायरेक्शन चेंज कर देगा, वेलोसिटी चेंज कर देगा, तो वही है, ये ज्यादा सरफेस पर होता है। फ्रिक्शन फोर्स भी बहुत मेजर इंपैक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहां पर देखो कोरियोलिस फोर्स, जितना हम पढ़ के आ गए थे उतना तो ठीक है ना, उसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने ऊपर बताया वो तो इंपॉर्टेंट है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे कोई एक पर्सन है वो अपनी बाइक चला रहा है, ठीक है, और बाइक वो चला रहा है, एक पर्सन ऐसा है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और एक पर्सन ऐसा है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। गाड़ी डिफ्लेक्ट होने के चांसेस कहां पर ज्यादा है, बहकने के चांसेस कहां पर, 90 वाले के लिए, है ना। तो सेम चीज यहां पर है, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द वेलोसिटी इज हाई, मतलब कि जब विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तब ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। याद रखना अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू कोरियोलिस फोर्स, याद करना भी आसान हो गया। तो जब प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, मतलब डिफरेंस ज्यादा है, तो आपको पता है क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी विंड की, अभी ऊपर मैंने समझाया था। अब जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ
डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया सर? सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताकर जाना मजा आ रहा है कि नहीं। वॉट कॉजेज द विंड टू द डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो भी कमेंट में आंसर करोगे ना वो पहले लिख दिया करो होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो कई लोग समझते गलती हो गई है। इसमें से कौन सी चीज है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड साइड मूव करा देती है विंड को? सर ये तो है कोरियोलिस फोर्स, मगर कहीं भी कोरियोलिस फोर्स तो ऑप्शन में है नहीं, मगर कोरियोलिस फोर्स होता है रोटेशन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मगर अपन करेंगे कब? जब अपन कर लेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन खत्म, उसके बाद। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कोरियोलिस इफेक्ट इज जीरो एट द इक्वेटर? बिल्कुल सर, इक्वेटर पर जीरो है। कोरियोलिस इफेक्ट इज मोर टुवर्ड्स द पोल? बिल्कुल सही है, यहाँ पोल पर ज्यादा है। यहां पर एक बात याद रखना, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपने एल्टीट्यूड बढ़ाया मतलब लेटीट्यूड बढ़ाया, ठीक है, जब आपने लेटीट्यूड बढ़ाया मतलब एंगल ऑफ लेटीट्यूड आप पोल्स पर जाते जा रहे हो, तो जो कोरियोलिस फोर्स है ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। ठीक है, मगर ऑन दी अदर हैंड जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है, जो क्या है? रोटेशनल वेलोसिटी है, ये क्या होगी? कम होगी। समझना, ये क्या होगी? कम होगी। याद रखो ये। ठीक है, तो कोरियोलिस इफेक्ट इज रिलेटेड टू डिक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड के बढ़ने से क्या रोटेशनल वेलोसिटी कम होगी? बिल्कुल सही है। यहां पर लिखा है इंक्रीजिंग रोटेशनल वेलोसिटी विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। क्या लैटिट्यूड के बढ़ने से रोटेशन वेलोसिटी बढ़ती है? क्या नहीं बढ़ती, कम होती है। तो 1, 2 and 3। ठीक है, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है? बिल्कुल सर। अब कितने प्रकार की विंड होती है बच्चे? 3 प्रकार की विंड होती है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 प्रकार की विंड्स है ना। पहली है प्राइमरी विंड्स, है ना, पी से प्राइमरी और पी से परमानेंट। प्राइमरी मतलब परमानेंट और पी से प्लैनेटरी, पूरे प्लैनेट में कांस्टेंट है, ये सेम है, परमानेंट है, एकदम प्राइमरी है। ठीक है, और इतनी कांस्टेंट है कि इनको इनवेरिएबल कहा जाता है। देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज का चेंज होना। ठीक है, और इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? इनवेरिएबल का मतलब होता है कांस्टेंट, कोई भी चीज का कांस्टेंट होना। तो वही चीज है, कौन सी विंड इनवेरिएबल है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, अब यहां पर सेकेंडरी विंड्स जो है, ठीक है, जो सेकेंडरी विंड्स है ये सीजनल और पीरियोडिक होती हैं। इनको सीजनल भी कहा जाता है और पीरियोडिक भी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है? मॉनसून और साइक्लोन जो है दे आर टाइप ऑफ सीजनल विंड। आखिरी में आती है हमारी कौन? टर्सरी। टर्सरी विंड्स में हमारी लोकल विंड्स आती हैं और ड्यूरनल विंड्स आती हैं। भैया आज तक जीवन में समझ में नहीं आया कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, पोलर ईस्टर्लीज क्या होती हैं, मॉनसून क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, लोकल विंड, ड्यूरनल विंड। कोई बात नहीं, ये वाला सेशन बढ़िया तरीके से लगाओ, कंटिन्यू करो, सारी चीजें टिप पर होंगी। सो जेंटलमैन, स्टार्टिंग विद द प्राइमरी विंड, 3 प्रकार की विंड है, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। पहले, ठीक है, कौन कौन सी दिमाग में रखो। पहली कौन सी है सर? पहली है ट्रेड विंड, बस ट्रेड विंड। ठीक है, दूसरी है वेस्टर्लीज और तीसरी है पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, समझ गए सर? ट्रेड विंड पहले अपन बात करेंगे, ट्रेड विंड। ठीक है, पहली कौन सी विंड पढ़ रहे हैं? ट्रेड विंड। अब मेरी बात सुनो, ट्रेड विंड पता कहां पर चलती है? ट्रेड विंड चलती है, ये जो अपन ने प्रेशर बेल्ट बनाया था ना, मैं दोबारा यहां पर बनाकर बता देता हूं। ये पूरी की पूरी अर्थ है, ये 5 डिग्री वाला था, ये 30, ये 60, समझो, ये 5 डिग्री, ये 30, ये 30, ये 60, ये 60 और ये 90। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारा इक्वेटोरियल है और ये हमारा सब ट्रॉपिकल है। बिल्कुल सर, इन दोनों के बीच में जो विंड चलेगी, ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में जो विंड चलेगी जेंटलमैन, उसी को कहा जाता है ट्रेड विंड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। मगर मेरी बात सुनो, अब कहां से कहां तक चलेगी? इक्वेटोरियल टू सब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टू इक्वेटोरियल? सर आपने एक चीज बहुत बढ़िया बता दी थी स्टार्टिंग में, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अरे इसलिए तो प्रेशर बेल्ट याद करवाए थे आपको। अब हाई प्रेशर कौन सा है? देखो यहां के पार्टिकल्स तो ऊपर चले गए तो यहां कुछ बचा नहीं, तो ये तो लो प्रेशर है। हाई प्रेशर कौन सा? ये सब ट्रॉपिकल हाई, तभी तो बोलते हैं इसको सब ट्रॉपिकल हाई, और इसको इक्वेटोरियल लो, तभी तो बोलते हैं। तो ऐसी चलेंगी, ऐसी चलेंगी, ऐसी चलेंगी, ऐसी चलेंगी। मगर मेरी बात सुनो, क्या एग्जैक्टली ऐसी चलेंगी? क्या नहीं, है ना, ये यहां भी, यहां
मगर एक यहां पर क्या आ जाता है, यहां पर एक चीज आ जाती है जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना, ये कर देता है डिफ्लेक्ट, और इसकी वजह से वो डायरेक्शन डिसाइड होता है। कैसे करके बताऊं आपको? बिल्कुल सर जैसे ये विंड चल रही है सीधी, इसको जाना कैसे था, इसको जाना था ऐसा, ऐसा जाना था, मगर सदर्न हेमिस्फीयर में चीजें लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो गई, ये तो डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ये हो जाएगी, ऐसे ये हो जाएगी, ऐसे ये हो जाएगी। तो अब इसका डायरेक्शन क्या करोगे आप? देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, कैसे? आप येलो कलर देखो, ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हुई। आप यहां पर बना लो ये, ठीक है, यहां पर है नॉर्थ, यहां पर है साउथ, यहां पर है वेस्ट और यहां पर है ईस्ट, ठीक है, ये है। तो जो इनका ओरिजिन है, याद रखना ज्योग्राफी में ऐसा होता है, जो इनका ओरिजिन है वही इनका डायरेक्शन होता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन का होता है ट्रेड विंड का सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेन डायरेक्शन जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर एक और बार बता दो ना, तो मतलब मजा ही आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में अब भी बोल देंगे कि अच्छे से समझ आ गया। बिल्कुल बता दे रहा हूं भाई, मेरे को क्या है। ये देखो, यदि यहां पर आपने क्या करा, इसको आना था ऐसे, इसको आना था ऐसे, मगर नदर्न हेमिस्फीयर में हमने पढ़ा है, नदर्न हेमिस्फीयर में चीजें, जो नदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर चीजें राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ये, क्योंकि इन्वर्टेड है ना, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई। तो अब इसका डायरेक्शन निकाल लो। कैसे निकालोगे? इसका डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे भैया कि ये ऐसा बनाया आपने, है ना, ऐसे करके ऐसे। तो आप यहां पर ये बना दो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। सर एक बार कंप्लीट क्रक्स बता दोगे ना, अभी तक बताया तो मजा आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये जो ट्रेड विंड है, ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक ब्लो करती हैं। दे आर नोन एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इन नदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है, तो ओरिजिन वाला इनको नाम दिया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है नदर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इनको सदर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसा है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल भैया क्लियर है। अब यहां पर आप कॉमन सेंस लगाओ। अब दूसरे प्रकार की विंड की जो हम बात करेंगे, है ना, अब यहां पर अपन कौन से कलर से लेंगे, अपन ले लेते हैं येलो कलर, ठीक है। ये जो वेस्टर्लीज है, ये वेस्टर्लीज है, ये पता किसके बीच में चलती हैं? ये चलती हैं सब ट्रॉपिकल से सब पोलार के बीच में, सब ट्रॉपिकल से सब पोलार। मगर कहां से कहां चलेंगी? हाई से लो। तो सब पोलार तो लो है ना, सब पोलार तो लो है, तो कैसे चलेंगी ये? सर ये चलेंगी ऐसे, हाई से लो, ये ऐसे 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 ही चलेंगी ना। यहां पर भी ऐसे 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 ऐसे, मगर अब यहां पर एक कोरियोलिस फोर्स नाम की चीज है, तो इनको डिफ्लेक्ट कर देगा। कैसे? देखो, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती है, ये कर दो, ये डिफ्लेक्ट हो गया। यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये लेफ्ट, अब तो उल्टे का लेफ्ट ये हो जाएगा ना। तो अब यदि अपन को, अब देखो, अब आप ये काम करके बताओ कि आपको वेस्टर्लीज विंड का नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन निकालना है। जाना कैसे था? ऐसे, हो कैसे गई? ये, ठीक है। यहां पर आपने ये बना दिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? साउथ वेस्ट होगा। तो वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन है, जो वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन है, कहां पर? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में, ये क्या है? साउथ वेस्ट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। मगर एक बात यहां पर याद रखना, क्रक्स देखो, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलार लो, इनका डायरेक्शन यहां पर निकला है। सुनो, नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज्यादा है मगर ओशन पोर्शन कम है। लैंड पोर्शन ज्यादा है और ओशन पोर्शन कम है। और लैंड पोर्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, लो प्रेशर ज्यादा है। आपने देखा होगा ये जो वेस्टर्लीज विंड है ना, ये ज्यादा जो, अब क्योंकि यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज्यादा है और ओशन पोर्शन कम है, तो लैंड पोर्शन ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा है ना। लैंड पोर्शन मतलब टेम्परेचर, अब टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम है यार, तो प्रेशर कम है तो वहां तो विंड आएंगी, मतलब लो प्रेशर को फुलफिल करके चली जाएंगी। यही होता है ना। देखो कहीं भी याद रखो, एक कॉमन सेंस है, कहीं पर भी लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर में क्या होता है? विंड्स हमेशा आती हैं इसको फुलफिल करने के लिए। विंड्स कम, ठीक है, विंड्स कम, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर है, लो प्रेशर में ही तो आएंगी। और कहां से आएंगी? विंड्स कम फ्रॉम हाई प्रेशर, है ना, कम फ्रॉम, यहां पर लिख लो, फ्रॉम हाई प्रेशर,
ठीक है, ये आएंगी हाई प्रेशर से। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो विंड हाई प्रेशर से आएंगी कहां पर, लो प्रेशर में। अब यहां पर तो यदि आप बात करोगे नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा और लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो लो प्रेशर को फुलफिल करके चली जाएंगी। मगर ये चीज सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज्यादा है, ठीक है, यहां पर ओशियन ज्यादा है। तो ये जो वेस्टर्लीज विंड है ये ज्यादा विगरस खतरनाक सदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं। और इतनी खतरनाक होती है कि जो लंदन के जो वेस्ट कोस्ट हैं वहां पर हैवी रेन क्रिएट कर देती है। मतलब जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट है ना, मतलब वेस्ट वाले तट हैं, वहां पर काफी ज्यादा रेन क्रिएट कर देती है। क्लियर है सभी को? सर क्लियर तो है, मगर एक क्वेश्चन करवा दो ना सही में सर, मतलब पक्का कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे कि मजा आ गया पढ़ने में। बिल्कुल। अब भी देखो यहां पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोरिंग 40s, ठीक है, रोरिंग 40s के बारे में। दे ब्लो अनइंटरप्टेड इन दी नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सर मान रहे हैं कि जो वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज नदर्न में भी चलती हैं और सदर्न में भी चलती हैं, दोनों में चलती हैं। मगर जो सदर्न में चलती हैं इनका नाम है रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s, ठीक है। तो रोरिंग 40s जो है ये सिर्फ सदर्न में चलती हैं, दोनों में नहीं चलती हैं, और यहां पर दोनों का जिक्र है। दे ब्लो विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड कॉन्स्टेंटिस। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक ताकत के साथ चलती हैं। इनका डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। देखो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलेंगी, अभी अपन ने बनाया था ना, सदर्न हेमिस्फीयर में ये है इनका डायरेक्शन, क्या ये। तो अब देखो अपन निकालें डायरेक्शन, बिल्कुल मैं आपके सामने निकाल के बता रहा हूं। सदर्न हेमिस्फीयर में ये डायरेक्शन है, नॉर्थ और ये वेस्ट है। तो क्या है, नॉर्थ और वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, बिल्कुल सही है। ये लिखा है ना नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट। ओवरकास्ट स्काई, बारिश होती है, रॉ वेदर होता है, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो पोलर ईस्टर्लीज आखिरी है यार। पोलर ईस्टर्लीज मतलब पोल्स, ये 90 डिग्री है और ये नीचे कितना है 60 डिग्री। यहां पर क्या होगा, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऐसे आएंगी, विंड आई। मगर ये यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर की यदि बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट हैंड साइड। तो ये भी राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होंगी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। सेम ट्रेड विंड जैसा इसका डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही मूव करती हैं। तो दे डू ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर टू सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर। इनका डायरेक्शन सेम है ट्रेड विंड जैसे। अब सुनो, ये जो पोलर ईस्टर्लीज हैं ये पोलर एरिया से आ रही हैं, अपने साथ स्नो लेकर आएंगी, और मतलब इतनी स्ट्रॉन्गर होती हैं, इतनी इंटेंसिफाइड होती है ठंडी के समय में कि ये इवन ब्लिजर्ड कॉज कर देती हैं। क्या, ब्लिजर्ड। तो याद रखना, मेरी बात याद रखना, जो वेस्टर्लीज थी वो क्या कॉज कर रही थी, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s, और जो पोलर ईस्टर्लीज हैं ये ब्लिजर्ड कॉज कर रही हैं। मजा आ गया होगा यार पढ़ने में, सही में मजा आ गया होगा। मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है यार, क्योंकि एकदम शांति के साथ पढ़ा रहा हूं, मजे के साथ पढ़ा रहा हूं, और एक एक चीज क्लियर करके बता रहा हूं। आगे देखते हैं जनाब, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2022 में। अब यहां पर यदि आप देखोगे ना, यदि किसी ने, देखो आपका तो लेना देना कुछ होगा नहीं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से, आपको कौन सा एजुकेटर बनना है, आपको बनना है लेफ्टिनेंट, ठीक है, जल्दी से एनडीए जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द प्रेस्टिजियस एकेडमी, उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो याद रखा करो, अपने को पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक में, अपने को क्या करना है, पेपर क्लियर करना है। जो लोग करते हैं ना, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, अरे वो पढ़ो जो एग्जाम में आ रहा है, और मैं हमेशा वही पढ़ाता हूं, ठीक है। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लो, आपको सीधे सवाल छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज दी सेल्फ कॉन्फिडेंस इन माई वे ऑफ टीचिंग, एंड यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल। जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी अवेयर ऑफ इट। अब मेरी बात सुनो, ये जो दो स्टेटमेंट दिए ना, दे आर क्लियरली रिलेटेड टू एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी जो है ना ज्योग्राफी 11th की, आप कोई भी अपने बड़े भैया दीदी से पूछोगे वो बताएंगे। मगर मेरी बात ध्यान से सुनो, बोलना क्या चाह रहा है पहले वो तो देखो क्वेश्चन। पहले ही स्टेटमेंट है द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, मतलब प्लैनेटरी विंड मतलब प्राइमरी विंड, और प्राइमरी विंड्स मतलब इनवेरिएबल विंड, और इनवेरिएबल मतलब कांस्टेंट विंड, और कांस्टेंट विंड मतलब कि अरे वही यार ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, इनके बारे में बात चल रही है। ये जो है ना, इनका जो मूवमेंट है, इनके जो मूवमेंट का पैटर्न है, इसको जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, पता है, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी प्लैनेटरी विंड है ना, ये जितनी भी प्लैनेटरी विंड है पूरे एटमॉस्फेयर को सर्कुलेट करती हैं।
इतनी हैवी होती हैं, इतनी मतलब इतनी इंपैक्टफुल होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रही है कि ये जो जनरल सर्कुलेशन जो एटमॉस्फेयर का होता है ना, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो ओशन वाटर का जो सर्कुलेशन है उसको भी ये मोशन में लेकर आ जाता है। मतलब यहां पर जो विंड्स का जो जनरल सर्कुलेशन होता है, प्लैनेटरी विंड, ये इवन ओशन वाटर को सर्कुलेट करने लगता है, जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट भी इंफ्लुएंस होता है। ये भी सही है, मगर स्टेटमेंट 1 तो कॉल है ना, वो तो बता रही है, इसका रीजन स्टेटमेंट 2 नहीं है। तो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट बट 2 इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 1। मजा आ गया होगा भाई ये वाला सवाल करके, इतना हाई लेवल का कंटेंट मिल रहा है ना, एकदम छाती ठोक कर आप चले जाना एनडीए 1 2025 में, नहीं आपको सवाल मिले तो। ये तो जो सवाल लिखे हैं ना, यही आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। सो पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स, व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस समर? नॉट समर एग्जैक्टली, इट्स विंटर। ठीक है, विंटर में क्या प्लान है? तो मार्शल्स बी लाइक जस्ट ग्राइंडिंग, बस रगड़ना है भाई, मेहनत करना है। भैया ITCZ क्या होता है? अब ITCZ की बात करें, देखो ITCZ पता कहां बना था? ITCZ को कहा जाता है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स कहा, और डोलड्रम्स कहां बना था? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में। सर उसको तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा था ना। अरे तो वही तो ITCZ है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, सुनो मेरी बात। यहां पर अपना ITCZ बना था, यहां पर अपना मेन जो चीज थी वो बनी थी ये इतने के बीच में। ठीक है, बीच में हमारा क्या था? 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ तक यहां पर वो था। अब इसके बीच में क्या है? यही हमारा, इसको अलग अलग नाम से बोल दो। इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, या तो आप लो प्रेशर बेल्ट, या तो पहला नाम ये है, या तो आप इसको डोलड्रम्स बोल दो। ठीक है, डोलड्रम्स है, एकदम शांत एरिया है ये। या तो आप इसको ITCZ बोल दो। सर ऊपर के 2 तक तो क्लियर था, आखिरी वाला बता दो क्यों है। ITCZ का मेरे बच्चे, इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक एकदम फील करवा दूंगा टॉपिक। आप देखो, ट्रॉपिक का मतलब क्या है? ये एक ये है और एक ये है, इनको ही ट्रॉपिक बोलते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो इन ट्रॉपिक के बीच में, 2 ट्रॉपिक के बीच में एक ऐसा जोन है जहां पर विंड्स आकर ऊपर उठती हैं। तो यहां पर ऊपर ही तो उठती हैं, कन्वर्ज होती हैं और फिर ऊपर उठती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? डोलड्रम्स कहा जाता है। दिस इज द एरिया ऑफ लो प्रेशर का एरिया है अराउंड द इक्वेटर, जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ट। सर याद कैसे करें लो प्रेशर? अरे अभी बताया तो था, जो सन की रेज है यहां पर एकदम डायरेक्ट परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिसकी वजह से मतलब टेम्परेचर बढ़ता है और लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि विंड्स ऊपर चली जाती हैं, बस यही है। मगर सर क्वेश्चन आता है कि क्यों बनता है? वाई, हाउ, वेयर? वही है, क्यों बनता है पता? क्यों इसलिए बनता है क्योंकि यहां पर होता है लो प्रेशर एरिया, टेम्परेचर ज्यादा है और जो प्रेशर है वो लो है ना। टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर लो है। अब जब प्रेशर कम है तो यहां पर जो विंड्स हैं ये क्या करती हैं? कन्वर्ज करेंगी। कौन सी विंड? ट्रेड विंड्स। जो ट्रेड विंड्स हैं ये कन्वर्ज करके ऊपर उठती हैं। अपन ने देखा था ना वहां पर कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई, इन दोनों के बीच में क्या बन रही थी? ट्रेड विंड। तो यही ट्रेड विंड ऊपर जाती है। ठीक है, अब क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि यहां पर होता है क्या? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, और अपन ने कल ही बताया था कि पार्टिकल्स का जो बल्क मूवमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है कन्वेक्शन, है ना। ऐसे ही तो बनता है। क्यों? देखो इससे ये चीज कनेक्टेड है। टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स कन्वेक्शन की वजह से ऊपर मूव करें। ठीक है, ऊपर चले गए। अब ये पाया कहां पर जाता है? मैं सही बता रहा हूं, तुम चाहे कॉमर्स के हो चाहे आर्ट्स को, मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई। मेन चीज इज द क्लैरिटी। ठीक है, मेन आपको क्लैरिटी होना चाहिए। यदि यहां पर आप देखोगे, आपको बनता हुआ दिख रहा है, देखो ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में ना ये ज्यादा डिविएटेड आपको दिखता है, ऊपर है ना, इवन 25 तक दिखता है आपको, और नीचे 20। ऐसा क्यों है पता? यहां पर ज्यादा टेम्परेचर क्यों है? यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर ज्यादा क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में, जो नदर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर लैंड एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू सी। अब जब लैंड एरिया ज्यादा है, बिकॉज यहां पर लैंड एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये यहां पर ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो यही तो सीन है, इसलिए ज्यादा है। इट इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मजा आ गया? आगे बढ़े। बिल्कुल सर। ठीक है, अब प्लैनेटरी इवेंट खत्म हो गई है भाई, बिल्कुल खत्म हो गई है। अब अपन बढ़ रहे हैं
सेकेंडरी विंड के ऊपर, जिसके दो टाइप है, एक है मॉनसून, ठीक है, एक है मॉनसून और दूसरा है साइक्लोन, ठीक है। अब मॉनसून कैसे आता है, तो इंडिया का मॉनसून ऐसे आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ पे अर्थ है, मतलब ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बढ़ा प्रेशर, ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, मतलब जमीन बहुत गर्म हो गई भाई, मतलब एकदम ऐसा है कि आग उगल रही है, ठीक है, बहुत एकदम ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा, इसकी वजह से क्या हुआ सर, लो प्रेशर हो गया जनरेट। इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए जो विंड्स आती हैं, इन लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए जो नीचे से विंड्स आएंगी ना, यहां से, यहां से, या फिर यहां से, यहां से, यहां से, इन्हीं को कहा जाता है मॉनसून विंड। इन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड। और ये आएंगी कैसे, ये फॉर एग्जाम्पल ये आई, ठीक है, आप देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। कौन से डायरेक्शन से आ रही है सर, ये आ रही है साउथ वेस्ट, तो इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। मजा आया, बिल्कुल सर, दोबारा बता दो, फिर तो एकदम क्लैरिटी रट ही जाएगा। गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ। अब जब प्रेशर कम हुआ तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए विंड्स आएंगी इक्वेटर से, ऐसे करके आएंगी, बिल्कुल सर। तो यहां पर साउथ वेस्ट से आ रही हैं, इसलिए इंडिया में जो मानसून आता है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और ये दो ब्रांचेस में आता है, एक आता है अरेबियन सी के ब्रांच में और एक आता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। ये ब्रांचेस भी समझाऊंगा, मगर मेरी बात अब कॉमन सेंस से लगाओ, कब आता है भाई। इंडिया में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है सर, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मई और जून। अपन जून लेट कर लें, जून में बहुत, तो जून में लो प्रेशर डेवलप इतना हो जाता है कि अब आना पड़ता है मानसून विंड को। अब पूरी बारिश करेंगे, जून जुलाई में बारिश, अगस्त में बारिश, और फिर टीचर्स डे वगैरह सितंबर को आता है, इस टाइम पर एग्जिट हो जाती है, चला जाता है। तो अब ये भी याद करवा दिया मैंने। तो अब यहां पर देखो कुछ दो पॉइंट है, याद कर लो। इसके बाद अपन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में, बाकी चीजें इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। अभी इतना देखो जो यहां से एकदम बेसिक, डोंट वरी, इसके बाद अपन इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे बाद में। अरेबियन सी वाला जो आता है ना, ये कहां पर बारिश कराता है, ये कराता है केरला में, ठीक है, केरला में। और जो बे ऑफ बंगाल वाला आता है ना, बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान एंड निकोबार में कराता है। कैसे, देखो ये है ए फॉर अरेबियन सी और ये है बी फॉर बे ऑफ बंगाल, ठीक है, याद है। अब यहां पर जो नॉर्थ इंडिया में बारिश करवाता है वो कौन है, ये अरेबियन सी वाला, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालय में जो बारिश करवाता है ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, ठीक है। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, ये एकदम वही है। नदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है, इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई गर्मी पड़ जाती है। और नदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट ज्यादा है ओशियन से, लैंड एरिया ज्यादा है सी से। तो जो लैंड एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर में, ये ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करता है, तो टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है, मोर टेम्परेचर उतना ही ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट। यहां पर ग्रेडियंट लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट, ना कि प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट इज द चेंज। और उतनी ही ज्यादा रेनफॉल, उतनी ही ज्यादा रेनफॉल। तो यहां पर क्या होगा, ये होता है अरेबियन सी में ऐसा। और यहां पर थार डेजर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। खत्म सर मानसून, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरनल विंड के ऊपर। एकदम इजी चीज है भाई, है ना। कैसे याद करना है, देखो सीधे मेरा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक 30 मिनट 40 मिनट नहीं लेने वाला हूं, एकदम कम शब्दों में आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, ये है लैंड एरिया, ठीक है, और यहां पर है सी एरिया, है ना। लैंड, आप सिर्फ जमीन को देखो, ठीक है, आप सिर्फ जमीन देखो, ठीक है, आपको फोकस करना है जमीन के ऊपर बस। जमीन है दिन के समय, है ना, ये दिन का काम है, ठीक है, और ये यहां पर नाइट का काम है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, दिन के टाइम पर क्या है, दिन के टाइम पर ये जो लैंड है ना, इसका टेम्परेचर, क्योंकि देखो यूजुअली लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये बात पता है कि लैंड जल्दी से गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाएगा, खूब एकदम गर्म हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका बढ़ गया सर टेम्परेचर, इसका बढ़ गया एकदम टेम्परेचर। और टेम्परेचर बढ़ा तो इसका हो गया प्रेशर कम। ऑन दी अदर एंड इसका जस्ट अपोजिट होगा कि यार सी को गर्म होने में समय लगता है, तो इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली इसके कम है और प्रेशर ज्यादा होगा। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। तो कहां से कहां चलेंगी, सी टू लैंड। दिन में कहां चलेंगी, सी टू लैंड चलेंगी। तो अब जहां से चल रही हैं, मैंने बोला था ओरिजिन इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा सी ब्रीज। मजा आया। अब देखो नीचे वाला देखें, नीचे वाला देखते हैं। सर रात का समय हो गया,
फोकस जमीन के ऊपर करना है, फोकस जमीन के ऊपर, ठीक है। अब रात का समय है तो सर जमीन तो जल्दी से ठंडी हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, मगर प्रेशर हाई हो गया। कंपैरेटिवली सी में क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर कम, तो ज्यादा प्रेशर यहां है, कम प्रेशर यहां है, तो यहां से यहां चलेंगे। मतलब कि लैंड से सी, मतलब लैंड से चल रही है, मतलब लैंड ब्रीज, बात खत्म। और क्या सर, यदि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये कर लो, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ना कि सी क्या होता है, तो सी में ये हो जाता है, हीट अप लेट होती है, और हीट अप लेट होती है तो टेम्परेचर कम रह जाता है, पार्टिकल्स नीचे जब दब जाते हैं तो हाई प्रेशर रह जाता है। ये आप ऐसे रीड कर लेना बाद में, बाकी जो मेन था जहां से सवाल आएंगे ऊपर मैंने बता ही दिया। अब आगे बढ़े। अब आता है, अब देखो एक है भाई, देखो ये है माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक है सर। नीचे है वैली, नीचे क्या है, कुछ वैली है, घाटी है, थोड़ा बहुत पानी भी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सन है, सन की रेज यहां पर आ रही है, तो आप कॉमन सेंस से लगाओ, डे के टाइम पर, डे के टाइम पर क्या होगा, ये जो स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है भाई। ये स्लोप जो है, सुनो स्लोप, और स्लोप कौन सा है, माउंटेन का स्लोप, ये माउंटेन का स्लोप है। ये जो माउंटेन का स्लोप है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल यार, पहले ये फेस करेगा ना, तो ये जो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर कम है। ऑन दी अदर हैंड ये जो वैली है, कंपैरेटिवली जो घाटी है, ये क्या है, ये वैली है, ठीक है, और ये माउंटेन स्लोप है, दो चीजों के अराउंड बात। वैली का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा वैली पर है, प्रेशर कम माउंटेन पर है, तो विंड ऐसी चलेंगी। तो इसको बोलेंगे, चल कहां से रही है, वैली से माउंटेन, तो बोलेंगे वैली ब्रीज। क्या बोलेंगे, वैली ब्रीज, तो ये विंड ऐसी चलेंगी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नाइट टाइम में क्या होगा, है ना, एयर कैसी अप स्लोप मूव करेंगी, मतलब ऊपर। अब सुनो, नाइट टाइम में क्या होगा, स्लोप ठंडा हो जाएगा जल्दी से, मतलब स्लोप का टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर हाई होगा, मतलब स्लोप तो माउंटेन, तो माउंटेन से वैली, तो एयर जो डिसेंड करेंगी, अब यहां पर नीचे आएंगी, वैली तरफ आएंगी, तो वैली कहां पर, तो ब्रीज कहां पर जाएंगी, वैली में। तो कहां से चल रही थी, माउंटेन से, इसलिए इनको माउंटेन पे। सेम यदि तुम्हारा माउंटेन यदि स्नो कवर्ड है ना, स्नो कवर्ड माउंटेन, तो इसको बोल दो कैटावेटिक विंड, यहां जो विंड चलेंगी उनको कैटावेटिक। भाई मजा आ रहा है आज तो पढ़ाने में, जूस का है मेरा। ठीक है, आगे बढ़े। एयर मास और फ्रंट, एयर मास और फ्रंट, ठीक है, एयर मास और फ्रंट। अच्छा, जैसा आप सेशन देख रहे हो ना, यहां तक यदि आप आगे हो ना, यहां तक यदि आप सेशन में आगे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि सेशन कैसा लगा। आपको पैराग्राफ लिखना है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक वर्ड में लिखना है, लिख दो, ठीक है, बस कमेंट सेक्शन में बताना हाउ वाज द सेशन। यहां पर देखो, एयर मास फ्रंट, देखो एयर मास थोड़ी देर के लिए तो ये मान के चलो कि भाई एयर का झुंड, और क्या, ये हवा आ गई, ये इकट्ठी हवा इकट्ठी हो गई, ये हवा है, ये हवा इधर इकट्ठी हो गई, तो सर एक ऑरेंज और एक व्हाइट है तो ग्रीन और बना दो, इंडिया का फ्लैग। देखो ये जो है ये वार्म है, गर्म एयर है, मिल गई तो गर्म एयर का मास बन गया। ये है, कोल्ड एयर है, मिल गई तो कोल्ड एयर का मास बन गया। जब दोनों आपस में मिलते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कोलैब करते हैं, यहां पर जो चीज बनेगी, दिस इज कॉल्ड फ्रंट, ठीक है, इसको बोलेंगे फ्रंट। अब कैसे फ्रंट बनेगा, या तो वार्म एयर मास कोल्ड के ऊपर चला जाएगा, या तो कोल्ड वार्म के, समझ में आया, या तो कोल्ड वार्म को अपने ऊपर ले लेगा, ऐसे ही होगा ना। ऐसा अलग अलग प्रकार का अभी अपन आपको बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, कपिल भैया इज हियर, नो नीड टू फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो साइक्लोन, साइक्लोन भाई एकदम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। सो साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ लो प्रेशर। देखो भाई, साइक्लोन बनता क्यों है, क्योंकि ये सेंटर दिख रहा है आपको, इस सेंटर में लो प्रेशर डेवलप हुआ, ये जो सेंटर है इसमें लो प्रेशर डेवलप हुआ। अब लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए यहां पर आएंगी विंड्स, बात खत्म। यहां पर इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए यहां पर आएंगी विंड्स, ये आई, ठीक है, ये आई, ये आई, ये आई। अब अपन कंसिडर करते हैं कि ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब एक बात बताओ, नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड डिफ्लेक्ट कौन से डायरेक्शन में करती हैं सर, राइट डायरेक्शन में करती हैं, बिल्कुल।
तो मेरे भाई कर देना राइट में डिफ्लेक्ट। ये जाना था ऐसे, है ना, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, तो तू इनको राइट में डिफ्लेक्ट कर, ये कर दिया, इसको भी कर दे, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो अब ये ऐसा बन गया, ऐसा ऐसा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, कैसा है आप खुद बताओ ना। ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी साइक्लोन होते हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज है। रटना मत, जो तरीका बताया ऐसे ही फाइंड कर लेना। सर सदर्न हेमिस्फीयर का निकाल कर बताओ। सदर्न का ऐसा है कि सदर्न का आपको निकालना है, तो सदर्न में ये बनाओ लो प्रेशर, ये विंड आएंगी, ठीक है, और सदर्न में डिफ्लेक्ट होती हैं लेफ्ट। तो आप इसको लेफ्ट में मत कर देना, आप जो अपना इरेक्ट वाला देखा करो, सीधा वाला। इसका लेफ्ट क्या है, ये है, ये तो कैसा, ऐसा घूम रहा है, तो इसको ऐसा घूमना मतलब क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज बता रहा हूं, ये जितने भी साइक्लोन आते हैं ना, ये ऐसे, मतलब ये लो प्रेशर है, इसको फुलफिल करने के लिए विंड आती है, फिर ऐसे आइसोबार बन जाते हैं, ऐसे कर करके, मतलब बाहर हाई प्रेशर होता है और अंदर लो प्रेशर होता है, ठीक है, बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर। तो वही है कि आउटवर्ड जो है प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइक्लोन्स हैव इंक्रीजिंगली प्रेशर आउटवर्ड, जैसे जैसे बाहर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। सराउंडेड बाय क्लोज्ड आइसोबार, बिल्कुल आइसोबार इसको क्लोज करता है। साइक्लोन्स हैव क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, मतलब क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन होता है, हवा बंद होते जाती है। दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। पहला क्या होता है, पहला होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, और दूसरा होता है टेम्परेट। भाई एक बात मैं आपको बताऊं ना सभी को, ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, ये बस देखने का है, सही में देखने का है, एकदम सिर्फ देखने का है। जैसे अपन बोलते हैं ना ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब देखने का है, मतलब कोई ऐसा इसमें दम नहीं है। यदि सिद्धत से आपने पढ़ लिया तो इस सेशन लगाओ, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर देखो, अब यदि अपन पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन दे आर वायलेंट स्टॉर्म, खतरनाक है, जो कि ओशियन में आते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया की ओशियन में। जब ये कोस्टल एरिया में मूव करते हैं ना भाई, तो सही बता रहा हूं, इतना डिस्ट्रक्शन लेकर आ जाते हैं ना, इतना डिस्ट्रक्शन जिसकी कोई हद नहीं है, और साथ में कई ज्यादा रेनफॉल लेकर आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इनका डायरेक्शन क्या है, ये चीज याद रखना कि ट्रॉपिकल ओशियन में इनका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, और ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली ट्रॉपिकल ओशियन में ही चलेंगे, तो इनका डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। क्यों ईस्ट टू वेस्ट है, क्योंकि ये ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस से चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन रन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। एंटी साइक्लोन, वो एंटी क्लॉकवाइज इन दी नदर्न हेमिस्फीयर, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर निकाल के, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। हेंस इसका मतलब क्या है, ये काई की वजह से डेविएट हो रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इसका मतलब यह है कि इक्वेटर पर तो कोई साइक्लोन ही नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर है, विंड्स आएंगी वहां, तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं, लो प्रेशर को फुलफिल करके चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी कि स्ट्रक्चर कैसा क्या है। एक आई होती है इसकी, ठीक है, जो कि बहुत काम आई है, काम रीजन होता है ना, जो कि आई जो होती है ना ऐसे निकलती है ना, ये आई है, यहां पर होती है आई वॉल, ठीक है, ये है आई वॉल, इसके अंदर ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं आई, ठीक है, इसको बोलते हैं आई। और इसका सिर्फ एक सवाल करवाऊंगा, एक सवाल अभी आखिरी में आएगा, पूरे के पूरे जितने भी कंसेप्ट हैं तुम्हारा एकदम क्लियर कर देगा, सब कुछ एकदम टंटे ही खत्म हो जाएगा। तो पहले यहां पर फोकस कर लो आप। एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो भाई, है ना, देखो जो अमेरिका है ना, अमेरिका भाई, मैं लिखते भी जाता हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा, अमेरिका में लोग जो है ना बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। अमेरिका में जो लोग हैं ना बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दबाजी में, ठीक है। और अमेरिका के साइड में कौन सी ओशन है, अटलांटिक, ठीक है, कौन अटलांटिक ओशन है ना, तो अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन जल्दबाजी मतलब हरीनेस, है ना, हरी, तो जो हरिकेन है ये कहां पर आते हैं, अटलांटिक ओशन में, देखना, ठीक है। यूपीएससी ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, जो बिजनेस टाइकून है, बिजनेस टाइकून का मतलब पता है ना, व्यापारी, वो मेजरली आप देखना चाइना में आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं है भाई। इंडिया इज नोन फॉर, अंबानी जी देख लो आप, टाटा सर देख लो लेट, ठीक है, तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, रतन टाटा सर, ठीक है, सभी को है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो बिजनेस टाइकून है
मतलब यार रतन टाटा सर तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक इंडिया के डेवलपमेंट में काफी मेन रोल है उनका, आज भी जाने जाते हैं। बाकी लोग तो हैं बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर्स आर कमिंग प्रमोशन के लिए कुछ भी, देखो मजाक कर, बिजनेस टाइकून। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये चाइना में है, तो वही चीज है, टाइकून मतलब टाइफून, टाइकून मतलब टाइफून, और टाइफून कहां पर आते हैं, साउथ चाइना सी में, और हरिकेन जल्दबाजी मतलब अटलांटिक। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के, इनका शेप कैट की तरह है, कैट मतलब बिल्ली है ना, तो विली बिलीज कहां पर, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, खत्म, और क्या, किससे ही खत्म। ये आप देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना मेरी बात भाई, सारे मेरी बात सुन जाओ, खत्म होने वाला सेशन। यहां पर ऐसा है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, आप इसको मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दो। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दे दो, मतलब एक बड़ा सा लार्ज सी सरफेस दे दो, एक बड़ा सा लार्ज सी सरफेस दे दो, बड़ा सा सरफेस, प्लस 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर दे दो, दो चीज दे दो। ठीक है, दो चीज दे दो, है ना। ये इसके बाद आ जाता है अपना क्या, अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर क्या, कोरियोलिस फोर्स का होना भी जरूरी, कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो डेविएट कैसे होंगी विंड्स, और पहले से थोड़ा लो प्रेशर होना जरूरी है, नहीं तो लो प्रेशर नहीं होगा ना, तो विंड कैसे आएंगी, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर का होना जरूरी है। अब ठीक है भाई, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर भी है, ठीक है, विंड्स डेविएट भी होगी, मगर उनको ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, उनको ऊपर उठना पड़ेगा, सो देयर मस्ट बी एन अपर डाइवर्जन ऑफ एयर। यहां पर देखो, ये ऊपर ऐसे उठ रही हैं, ये यहां पर ऊपर उठ रही हैं, तो वही चीज है, ऊपर यहां पर उठती हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन याद रखना, ठीक है, सुनो मेरी बात, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते क्यों है पता, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी कहां से मिलती है, इनकी जो एनर्जी मिलती है ना, ये एनर्जी लेते हैं, ये वार्म और मॉइस्ट एयर की सप्लाई कहां से होती है, सी में से। सी का जो सरफेस है, एक तो तुमको पता है टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से कंटिन्यूअस मॉइस्चर जो है वो सप्लाई होता रहता है, ये मॉइस्चर की सप्लाई होती है ना, ये मॉइस्चर की सप्लाई होती है काहे की वजह से, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से। तो ये आप खुद देखो, वार्म मॉइस्ट एयर, ऊपर हवा ऊपर जा रही है, ये हवा ऊपर जा रही है, ये हवा ऊपर जा रही है, ये हवा ऊपर जा रही है, तो ये कौन दे रहा है एक्चुअली में, ये दे रहा है ये लार्ज सी सरफेस। सर एक बार दोबारा बता दो, मजा आ जाएगा, एकदम याद ही हो जाएगा, बिल्कुल बता रहा हूं भाई, है ना। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज कि आप एक बड़ा सा लार्ज सी सरफेस दे दो, दूसरी चीज 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर दे दो। इसके बाद क्या करो, कोरियोलिस फोर्स, ताकि डेविएशन हो जाए, मगर इस डेविएशन का कोई मतलब नहीं है जब पहले से लो प्रेशर नहीं होगा। अब लो प्रेशर भी है, विंड आ भी गई, मगर भाई अपर डाइवर्जन तो करा दे, ऊपर उठवा दे उनको। अब ऊपर क्यों उठ रही है, क्योंकि एनर्जी मिल रही है। एनर्जी कैसे मिल रही है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। इतनी कंट्री में अलग अलग क्या आते हैं, साइक्लोन आते हैं, 13 कंट्रीज हैं, इनमें 13 नाम है, तो 13 इंटू 13 169। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इंपैक्ट यार बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, जो मैनग्रूव्स मतलब जो सारी मैनग्रूव्स मतलब पेड़ पौधे वहां के जो पर्टिकुलर होते हैं ना, एक हैबिटेंट है, एक काइंड ऑफ स्पीसीज है, वो उखड़ जाते हैं, फिशरमैन की लाइफ डेंजर में हो जाती है। जितने भी कोरल रीफ्स वहां पर जो होता है ना, वहां का फ्लोरा, वो सब डैमेज हो जाता है, कोस्टल एरिया डैमेज हो जाते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन देखने का सबसे भाई लार्ज साइज है, डायमीटर कितना है उसका, 150 था, है ना, 250 था, इसका 2,500 किलोमीटर है। इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर वेव साइक्लोन बोल दो, या फिर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बोल दो। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेव साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, ये यूजुअली 30 से 35 डिग्री की रेंज में बनता है, ठीक है, 35 से 65, और इसका डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, उसका ईस्ट टू वेस्ट था तो इसका वेस्ट टू ईस्ट, है ना, और ये मेजरली वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में फ्लो करता है, ठीक है, वेस्टर्लीज के, वो था ट्रेड विंड के, यह है वेस्टर्लीज। अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है। टेम्परेट साइक्लोन जेंटलमैन जो बनता है ना, ये बनता है कंट्रास्टिंग फ्रंट की वजह से, ठीक है। फ्रंट आपको पता है कैसे क्या होता है, तो देखो ध्यान से, व्हेन टू एयर मास, दो प्रकार के एयर मास, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, जिनके कंट्रास्टिंग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है, जब ये एक साथ कोलाइड करता है, मतलब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में आकर मिले, तो इन्होंने बना लिया फ्रंट। अब क्या होगा, अब एयर मास क्या होता है, देखो अब मैं बताता हूं एयर मास रिफर्स टू अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, बहुत सारी एयर। अब कहीं भी ये जो एयर मास कोई एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर फ्लो करेगा ना, तो उसके ऊपर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिसाइड करेगा उस एरिया की। यदि ये इस एरिया में एक एयर मास है, तो इसकी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। अब जब ये एयर
लंबे समय तक रहती है उस एरिया में, तो उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक ऑक्यूपाई कर लेती है। बस ये बेसिक चीज है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दिया PYQ, है ना। 4 प्रकार के फ्रंट बनते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला है स्टेशनरी। देखो मेरी बात, ये फ्रंट एक कोल्ड फ्रंट है और एक वार्म फ्रंट है, ये आकर खड़े हुए, तो इनको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी। ठीक है, इसको बोल दिया स्टेशनरी। अब कोल्ड फ्रंट पता, देखो एक बात मैं बता रहा हूं, नीचे हमेशा कोल्ड होगा और इसके ऊपर वार्म चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यार वार्म में ही सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो कोल्ड के ऊपर जाएगा। ठीक है, कोल्ड कभी वार्म के ऊपर नहीं जा सकता। अभी हमने पढ़ा कि वार्म पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो वार्म पार्टिकल्स हैं, ये वार्म पार्टिकल्स अपराइज करते हैं, ये ऊपर मूव करते हैं, ना कि कोल्ड। और जो कोल्ड है, कोल्ड तो सबसाइड करते हैं ना, सबसाइड मतलब ये नीचे जाते हैं, तो वार्म पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, यदि कोल्ड एयर मास ने वार्म एयर मास को अपने ऊपर ले लिया तो इसको बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। यदि वार्म फ्रंट खुद ऊपर चला गया तो इसको वार्म फ्रंट। भाई चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात वही है। समझ में आया? इसको कोल्ड फ्रंट, यदि कोल्ड उसको ऊपर रख रहा है तो कोल्ड फ्रंट, यदि वार्म खुद ऊपर जा रहा है तो वार्म फ्रंट। अब एक समय ऐसा आता है कि वार्म फ्रंट ऊपर तो चला गया, उसका पूरा कांटेक्ट टूट जाता है किसके साथ? नीचे वाले के साथ, तो वार्म अलग कोल्ड अलग, तो इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। सर अच्छे से समझा दो, एक बार समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको कहा जाता है जेंटलमैन पोलर फ्रंट थ्योरी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दी थी वी जर्कनेस ने, ये PYQ में पूछा हुआ है, और ये टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिन शो करती है। पहले 2 कंट्रास्टिंग एयर मास मूव पैरेलल टू ईच अदर, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला मास, है ना, कौन सा? स्टेशनरी फ्रंट, इसको बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट। जो वार्म और कोल्ड एयर मास है एक दूसरे की टेरिटरी को पेनिट्रेट करेंगे, है ना, ऐसे मतलब आपस में आएंगे। अब यहां पर जब साइक्लोन एकदम फुली डेवलप हो जाएगा ना, तो जो वार्म फ्रंट है वो हल्का है, ये कोल्ड फ्रंट के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? तो या तो यहां पर कोल्ड फ्रंट बनेगा या वार्म फ्रंट, कुछ भी बोल दो, मगर वार्म फ्रंट ऊपर चला जाएगा, याद रखना। स्टार्ट विद द ऑक्लूजन ऑफ साइक्लोन, है ना, यहां पर क्या होगा? साइक्लोन के ऑक्लूजन होगा। कब? जब पूरा का पूरा कोल्ड फ्रंट फाइनली वार्म फ्रंट को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब पूरा वार्म फ्रंट कोल्ड के ऊपर चला गया, तो यहां पर ऑक्लूजन हो जाएगा। अब बनेगा ऑक्लूडेड फ्रंट, मतलब कि जो वार्म सेक्टर है जो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया और फाइनली साइक्लोन खत्म। मजा आया? बिल्कुल सर, समझ आ गया। ठीक है सर, इसका यदि आप PYQ करा देते ना तो मजा आ जाता। तुम यही सोच रहे हो ना यार, आसान है यार, देख लो, ये लो, यहां कहीं पड़े होंगे। कहाँ? अब बाद में देखेंगे, है ना। 3 PYQ हैं, आपको करवा रखे हैं, ये YouTube पर करवाए हैं 3 PYQ, और एग्जैक्ट यहीं से पूछे हैं। एक ये स्टेटमेंट, है ना, और ये 2 स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल पूछिए। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया, ये आपके लिए गिफ्ट, है ना। ऐश करो, पूरा याद कर लो, सीधा डिफरेंस लिखा है, मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट मत लेना बच्चे, लिख लेना। ठीक है, लिख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब एंटी साइक्लोन में उल्टा है, सेंटर हाई प्रेशर का होता है, हाई प्रेशर एट द सेंटर और लो प्रेशर एट द आउटर मार्जिन। बस इसका जो सेंटर होता है ये इसमें हाई प्रेशर रह जाता है और कुछ नहीं। सराउंडेड बाय क्लोज आइसोबार तो ये भी है, मगर यहां क्या होता है? प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। वहां पर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता फ्रॉम आउटवर्ड टू सेंटर, मगर यहां पर प्रेशर डिक्रीज होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। विंड कहां से ब्लो करेंगे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब सेंटर से आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज जस्ट ऑपोजिट। तो आप क्लॉकवाइज साइक्लोन याद कर लो, एंटी साइक्लोन ऑटोमेटिक याद। सबसे ज्यादा ये कॉमन सब ट्रॉपिकल बेल्ट में पाया जाता है, और इनको वेदरलेस फिनोमेना भी कहा जाता है, जो कि इक्वेटर में नहीं होता है। ठीक है, इक्वेटर में नहीं पाया जाता है। अब आखिरी टॉपिक है जेंटलमैन, ठीक है, थंडरस्टॉर्म। बढ़िया तरीके से पढ़ लो, मजा आने वाला है। ठीक है, थंडरस्टॉर्म मतलब थंडरस्टॉर्म, बिजली आ गई भाई। ठीक है, थंडरस्टॉर्म आते हैं एकदम जो इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं ना, खतरनाक वाले इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से। ठीक है, इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से। इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से क्या हुआ? ये इनकी वजह से पता क्या हुआ? जितना भी मॉइस्चर है ना वो ऊपर जाने लगा, पूरा का पूरा मॉइस्चर ऊपर जाने लगा। मैं पूरा आपको बता रहा हूं, देखो थंडरस्टॉर्म पढ़ रहे हैं। थंडरस्टॉर्म को लोकल स्टॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और यूजुअली ये काय की वजह से होते हैं? इंटेंस कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से, और उन गर्म नमी वाले दिन में होते हैं जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, काफी लाइटनिंग और थंडरिंग होता है। तो देखो जितनी भी पहले क्या है,
अपराइजिंग, ठीक है, मतलब कि अपड्राफ्ट, मतलब अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर, मतलब जो गर्म हवा है ना वो ऊपर जा रही है, जो राइजिंग वार्म एयर है वो ऊपर जा रही है, अपड्राफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है यहां पर बन रहा है, ठीक है, ऊपर जाके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन करा रहा है। बस यही है थंडरस्टॉर्म, बस याद रखना काय की वजह से होता है, कन्वेक्टिव सेल्स की वजह से, और कौन से क्लाउड बन रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस। अब जब ये क्लाउड ज्यादा हाइट पर चले गए तो ज्यादा टेम्परेचर कम हुआ तो वो वर्फ बन गए तो हिल स्टॉर्म हो जाएगा, वही लेंचो वाला, ठीक है, हिल स्टॉर्म आया था ना। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को लेंचो याद है। भाई वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस अर्थ इज लेंचो। उसके डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ, मतलब उसने एकदम लेटर लिख दिया, पैसे भी आ गए उसके, समझ रहे हो, सीधा उसका कॉल लेटर ना एनडीए से नहीं आएगा, उसका कॉल लेटर सीधे भगवान। यहां पर देखो, यदि इफ देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर, यदि मॉइस्चर अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, डस्ट स्टॉर्म हो जाएगा। और यदि, है ना, वही सेम चीज, यदि स्पाइरल के फॉर्म में विंड डिसेंड करने लगी तो ये क्या आ जाएगा, टॉर्नेडो, और ये सबसे खतरनाक है। इट्स अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, याद रखना, टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन का टाइप है। और देखो अभी छोटा है मगर सबसे ज्यादा डेवस्टेटिंग है, फनल शेप का है, आपने देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये फनल शेप है। अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, लो प्रेशर होता है सेंटर में, और इतनी हाई स्पीड है, समथिंग अराउंड 320 किलोमीटर पर आवर। जब ये पास करता है वाटर बॉडी से, इसको वाटर स्प्राउट कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यदि आप साइज के लेवल पे बात करोगे ना, तो सबसे बड़ा साइज किसका है, टेम्परेट का, जो कि सिर्फ देखने का है। उसके बाद आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इसी का फिर पार्ट आता है क्या, अपना टॉर्नेडो। यदि आप डेवस्टेटिंग बोलोगे, है ना, डेवस्टेटिंग बोलोगे, तो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा उल्टा कर दो, ये ऐसा हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा, उससे कम, इससे कम, ठीक है। क्वेश्चन करें कुछ, द डायमीटर ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, जो डायमीटर है टेम्परेट साइक्लोन का, ऑलवेज बिगर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन, बस देखने का ही है इसलिए डायमीटर बड़ा है। आ सडन फॉल ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, मतलब भाई बैरोमीटर, मर्क्यूरी में बैरोमीटर कम हो गया, मतलब प्रेशर कम हो गया, ये तो प्रेशर बताता है ना। अब प्रेशर कम हो गया, अब प्रेशर कम हो गया मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो विंड्स आएंगी भाई, विंड्स आने लगी हैं, समझो। तो अब क्या होगा, खतरनाक स्टोर्मी वेदर, एकदम खतरनाक पूरा स्टॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू जनरली एसोसिएट विद टॉर्नेडोज, सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज यूएसए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द यूएसए, जिसको टॉर्नेडो एली कहा जाता है, भाई टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी प्लेन को, किसको, मिसिसिपी प्लेन को। यदि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, तो टॉर्नेडो की इंटेंसिटी कैसे मेजर करी जाती है, इसको मेजर करी जाती है फुजीटा स्केल से, ऑप्शन नंबर बी, फुजीटा स्केल से मेजर करी जाती है। टॉर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि कहां पर ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होते हैं कैरिबियन सी में, ठीक है। यहां से सीख लो, क्या दिक्कत है, मेरे को ये नोट्स में मैंने नहीं लिखा, मगर मैं आपको अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि यहां से याद कर लो। जो टाइफून के साइक्लोन है, दे आर मोर ससेप्टेबल, ज्यादा कहां पर होते हैं, चाइना, टाइफून, बिजनेस टाइकून, चाइना से याद करवाया था ना। हरिकेन जो डैमेज करता है, ये कैसे करोगे, हरिकेन का साफिर सिम्पसन, ठीक है, साफिर सिम्पसन, और फुजीटा टॉर्नेडो, ठीक है। ये वाला देखो, रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या सब कुछ हो रहा है, सभी बढ़ रहे हैं भाई, साइक्लोन, हरिकेन, स्टॉर्म। मूविंग अवे फ्रॉम सी, जब सी से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कम होता है, बिल्कुल कम होता है यार, क्योंकि इसको एनर्जी ही सी से मिलती है। तो क्या करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ अकाउंट ऑफ कंडेंसेशन, वही जो ऊपर बताया है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से इसको एनर्जी मिलती है, मॉइस्चर इसको यहीं से मिलता है। जब ये सी से दूर जाएगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो दोनों सही हैं और दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है भाई। बहुत इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, आपको नहीं पता कितने इंपॉर्टेंट है ये। इन द साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, यहां पर क्यों नहीं होता है पता, क्योंकि साउथ अटलांटिक में सी का सरफेस का टेम्परेचर बहुत लो होता है। ये क्वेश्चन होमवर्क है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, जेट स्ट्रीम। अब मैं यहां से एक चीज देखो, जेट स्ट्रीम अकर इन नदर्न हेमिस्फीयर ओनली, क्या सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में आती है क्या जेट, नहीं भाई, जेट स्ट्रीम ऐसी है कि दोनों हेमिस्फीयर में आती है, ठीक है, ये वाली गलत है, तो याद रखना दोनों में आती है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, बिल्कुल,
और वो कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल। सिर्फ ट्रॉपिकल की ही आई होती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो 2 क्या में नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। इसमें देखो, द टेम्परेचर इनसाइड दी आई, जो मैं आई वाला बोल रहा था ना, इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर, है ना, मतलब बाहर से आई का जो साइक्लोन का टेम्परेचर है वो कम होता है। तो मेरी बात याद रखना, जो आई है ना साइक्लोन की, इसमें सबसे वार्मेस्ट टेम्परेचर होता है, वार्मेस्ट होता है ये सबसे, तो टेम्परेचर तो इसका ज्यादा ही होगा ना, मतलब कि 28 डिग्री सेल्सियस तो एटलीस्ट इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 28 तो बाहर है तभी तो बना। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ओनली 2 इज करेक्ट। मजा आया सवाल में? मजा आ रहा है कि नहीं, बताना मेरे को जरा। विली जैसा कौन दिखता है? ऑस्ट्रेलिया। ए का 2 देख लो, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 ऑप्शन होंगे नहीं। जल्दबाजी में कौन रहता है? यूएसए। बी का 1 दोनों में है। और टाइफून, बिजनेस टाइकून, सी का 4, तो सी का 4 ये ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? सो जेंटलमैन, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आप क्या कहना चाहते हो मेरे को पता है, आपके अंदर बहुत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं कि कैसा रहा सेशन, क्या रही चीजें, ठीक है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। काफी अच्छा लगा आपको पढ़ा के, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? जय हिंद।